क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन सॉर्गम क्रॉप। जो ज्वार की फसल है उसमें संकर बीज का उत्पादन हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो ज्वार की जो फसल है या जो सॉर्गम क्रॉप है वो नेचुरली कैसी होती है, अभी सेल्फ पॉलिनेटेड होती है। तो प्राकृतिक रूप से ज्वार क्या है, अभी एक स्वपरागित फसल है या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो इसमें 95% तक या उससे भी ज़्यादा क्या होता है, स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें 8 से 10% तक 8 to 10% तक इसमें क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ज्वार के अंदर जब हम हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए 3 लाइन सिस्टम का उपयोग किया जाता है या 3 वंशक्रम तंत्र का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जब हम 3 लाइन सिस्टम का यूज़ करते हैं या उपयोग करते हैं तो उसके अंदर 3 लाइन्स या 3 वंशक्रम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है ए लाइन। तो ए लाइन के जो पौधे होंगे वो कैसे होते हैं, भाई नर बंध्या होते हैं या मेल स्टेराइल होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन पौधों को हम लोग मादा जनक के रूप में या फीमेल पेरेंट के रूप में यूज करते हैं। दूसरा है बी लाइन। बी लाइन के जो पौधे हैं इनको क्या बोला जाता है, अनुरक्षक वंशक्रम या मेंटेनर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग, ए लाइन के मेंटेनेंस के लिए करते हैं या ए लाइन के अनुरक्षण के लिए करते हैं। तो अनुरक्षण के लिए क्या करते हैं, बी लाइन के पौधों का क्रॉस करवाया जाता है किसके साथ, ए लाइन पौधों के साथ। ठीक है, जिससे हमें ए लाइन के जो बीज हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बी लाइन जो है इसके पौधे कैसे होते हैं, भी नर उर्वर होते हैं, मेल फर्टाइल होते हैं। इसका मतलब इसके पौधों को हम लोग नर जनक के रूप में या मेल पेरेंट के रूप में यूज करते हैं। तीसरी है आर लाइन। आर लाइन के जो पौधे हैं इनको बोला जाता है पुनः स्थापक वंशक्रम या रीस्टोरर लाइन। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, नर उर्वरता को पुनः स्थापित करना, जो मेल फर्टिलिटी है उसको रिस्टोर करना, इसका मेन फंक्शन होता है। तो जब हम आर लाइन के पौधों का क्रॉस करवाते हैं ए लाइन के पौधों के साथ तो हमें हाइब्रिड सीड या संकर बीज प्राप्त होते हैं। और इन संकर बीजों को जब हम अगले वर्ष या नेक्स्ट सीजन में ग्रो करवाते हैं फील्ड के अंदर या इनको उगाते हैं तो हमें जो पौधे प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, नर उर्वर होते हैं, न कि नर बंधे। तो इस प्रकार नर उर्वरता को पुनः स्थापित करने का काम कौन करता है, आर लाइन के जो प्लांट्स होते हैं वो। ठीक है, अब आर लाइन के प्लांट्स खुद कैसे होंगे, भी नर उर्वर होंगे यानी कि मेल फर्टाइल होंगे। इसका मतलब हम इन्हें नर जनक के रूप में या मेल पेरेंट के रूप में यूज करते हैं। चलिए अब अपने बात करते हैं संकर बीज उत्पादन की, कि ज्वार की जो फसल है उसमें हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन हम लोग किस तरह से करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 3 लाइन सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं, 3 वंशक्रम विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और 3 लाइन सिस्टम में हम लोग CGMS का उपयोग करते हैं यानी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज जो है वो किया जाता है 3 लाइन सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, अभी नर बंध्य कोशिका द्रव्य चाहिए, मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म चाहिए। तो उसका जो सोर्स है या स्रोत है, ठीक है, वो ज्वार में कौन सा लिया जाता है, कंबाइंड काफिर। इसका नाम ध्यान में रखना, इसके ऊपर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हम ज्वार के अंदर संकर बीज का उत्पादन करते हैं तो नर बंध्य जो कोशिका द्रव्य होता है या मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म जो होता है उसका सोर्स कौन सा होता है। तो कंबाइंड काफिर का नाम आपको ध्यान में रखना है, इसका यूज हम लोग करते हैं इसमें। तो यहाँ पे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जब हम करवाएंगे ज्वार के अंदर तो इसके 2 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, जनक वंशक्रमों का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंटल लाइंस। यहाँ पे हम लोग 3 तरह की पेरेंटल लाइंस का यूज कर रहे हैं, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। इनका अनुरक्षण कैसे करेंगे, मेंटेनेंस कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और दूसरा स्टेप इसमें आता है वाणिज्यिक संकर बीज उत्पादन, कॉमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग औद्योगिक स्तर पर जो संकर बीज का उत्पादन है वो कैसे करेंगे ज्वार के अंदर, वो हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो जनक वंशक्रम होते हैं या पेरेंटल लाइंस होते हैं उनका मेंटेनेंस या अनुरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अभी जो पेरेंटल लाइंस हैं या जनक वंशक्रम है उनका फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन किया जाता है या आधार बीज उत्पादन किया जाता है।
ठीक है। तो आधार बीज उत्पादन में हम लोग क्या करते हैं अभी, एक आइसोलेटेड फील्ड के अंदर, एक पृथककृत खेत के अंदर पौधों को उगाते हैं, ठीक है। और जब उनका मैचुरेशन हो जाता है, परिपक्वता आ जाती है, तो उसके बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। और आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी जो है वो मेंटेन करके हमें रखनी पड़ती है, ताकि पॉलन ग्रेन्स के द्वारा कंटेमिनेशन या संदूषण न हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 लाइन्स हैं जिनका हम लोग अनुरक्षण या मेंटेनेंस करना चाहते हैं। ए लाइन का, फिर बी लाइन का करेंगे, फिर आर लाइन का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ए लाइन है उसके प्लांट्स का हम लोग मेंटेनेंस या अनुरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करवाएंगे भी, ए लाइन के जो पौधे होते हैं उनका संकरण या हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है, किसके साथ, बी लाइन पौधों के साथ, ठीक है। तो इन दोनों में, दोनों का क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। ए लाइन के पौधे कैसे होते हैं भाई, मेल स्टेराइल होते हैं, नर बंदे होते हैं। तो इसका मतलब इन्हें हम लोग किसके रूप में यूज़ करेंगे, मादा जनक के रूप में, या फीमेल पेरेंट की तरह इनको यूज़ किया जाता है। इनका क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, बी लाइन के साथ। अब बी लाइन के जो पौधे हैं वो कैसे होते हैं, मेल फर्टाइल होते हैं, नर उर्वर होते हैं। तो इसका मतलब हम इन्हें नर जनक के रूप में या मेल पेरेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। क्रॉस करवाने से हमें बीज प्राप्त होंगे। उन बीजों को जब हम उगाएंगे अगले वर्ष या अगले सीजन में, तो हमें जो पौधे प्राप्त होंगे वो ए लाइन के पौधे ही होंगे, यानी उनका जो जीन प्रारूप है या जीनोटाइप है वो ए लाइन के पौधों के समान ही होगा या इक्वल होगा। और पौधे कैसे होंगे, मेल स्टेराइल या नर बंदे होंगे, ठीक है। ए लाइन और बी लाइन के जो पौधे हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समजीनी होते हैं या आइसोजेनिक होते हैं। इसी वजह से जब हम ए लाइन का बी लाइन के साथ क्रॉस करवाते हैं तो जीन प्रारूप में या जीनोटाइप के अंदर कोई भी परिवर्तन या चेंज नहीं आता है, इसीलिए हमें ए लाइन के पौधे ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग मेंटेनेंस इसका कर सकते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी हमें कितनी रखनी है, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो मेंटेनेंस फील्ड है, जो अनुरक्षण खेत है, उसके आसपास जो फील्ड है या खेत है उसमें कौन सी क्रॉप उगी हुई है ना, कौन सी फसल या कौन सी किस्म उगी हुई है उसकी। अगर कोई ज्वार की अदर वैरायटी है, ज्वार की कोई अन्य किस्म है, उसका कोई प्लॉट है, तो उससे हमें 300 मीटर की आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी बनाकर रखनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर जॉनसन ग्रास है, जॉनसन ग्रास भी बोल देते हैं इसको, सूडान ग्रास है, या फिर कोई अन्य फोडर स्पीसीज है, ये फोडर स्पीसीज होती हैं या फोडर ग्रासेस होती हैं, जॉनसन ग्रास, सूडान ग्रास, ठीक है। और कोई अदर फोडर स्पीसीज है अगर, तो उससे हमें 400 मीटर की आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी बनाकर रखनी पड़ती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए, तो आइसोलेशन डिस्टेंस हमने मेंटेन कर ली। अब हम क्या करेंगे भी, प्लांटिंग करेंगे। तो प्लांटिंग रेशियो या जो रोपण अनुपात है वो हमें कितना रखना है। नर जनक पंक्तियों और मादा जनक पंक्तियां जो होती हैं उनका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, रोपण अनुपात कहलाता है। यानी मेल एंड फीमेल पेरेंट रोज जो होती हैं उनका रेशियो प्लांटिंग रेशियो कहलाता है। तो अब हमें क्या करना है भी, इनका एक निश्चित अनुपात रखना है। तो कितना अनुपात रखेंगे, 2:4। यानी जो बी लाइन के पौधे हैं, बी लाइन के पौधे क्या होंगे, नर जनक पौधे होंगे, ठीक है। इनकी 2 पंक्तियां हमें उगानी है और उसके बाद फिर 4 पंक्तियां हमें किसकी उगानी है, ए लाइन की। तो ए लाइन के पौधे क्या हैं, फीमेल पेरेंट प्लांट्स हैं या मादा जनक पौधे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है अभी, प्लॉट के चारों ओर जो मेल पेरेंट प्लांट होता है या नर जनक पौधा होता है, यानी कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं बी लाइन की, तो बी लाइन के पौधों की हम लोग 2 सीमांत पंक्तियां या बॉर्डर रोज उगाते हैं, ताकि जो पॉलिनेशन है या परागण है वो अधिक से अधिक हो सके, ठीक है। और अधिक से अधिक बीज जो है वो मेंटेनेंस में या अनुरक्षण में हमें प्राप्त हो सके। तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो भी, यहाँ पे 2 रोज जो है बी की है ना, बी लाइन पौधों की 2 पंक्तियां, उसके बाद फिर ए लाइन पौधों की 4 पंक्तियां हैं, फिर से बी लाइन पौधों की 2 पंक्तियां होंगी, फिर से ए लाइन पौधों की 4 पंक्तियां होंगी। इस तरह से हमें अल्टरनेटिव रूप से या एकांतरित रूप से जो प्लांटिंग रेशियो है या रोपण अनुपात है वो रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पी आर का मतलब प्लांटिंग रेशियो से है, इज इक्वल टू ए अनुपात बी, ठीक है। यहाँ पे ए का मतलब ए लाइन के पौधे या मादा जनक पौधे, और बी का मतलब क्या है, बी लाइन यानी जो नर जनक के पौधे हैं, ठीक है।
कितना अनुपात रखना है? 4:2, 4:2 रखना है। बॉर्डर रोज जो सीमांत पंक्तियां उगानी है नरजनक पौधों की, वो कितनी उगानी है? 2 या 2। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि ए और बी लाइन के जो पौधे होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? आइसोजेनिक होते हैं, समजीनी होते हैं, यानी दोनों का जो जीन प्रारूप है वो एक समान होता है। इसका फायदा क्या होगा? दोनों लाइंस के पौधों में, है ना, दोनों वंशक्रमों के जो पौधे होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावरिंग सेम टाइम पर होती है, एक ही समय पर उनमें पुष्प जो है वो उत्पन्न होते हैं या पुष्पन होता है। ठीक है, इसका मतलब जो फ्लावरिंग है वो कैसी है? सिनक्रोनस है। जो पुष्पन है वो कैसा है? तुल्यकालिक है, यानी एक ही समय पर पुष्पन हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका फायदा होता है समजीनी या आइसोजेनिक होने का। चलिए, उसके बाद मैचुरेशन से पहले, है ना, जब मैचुरेशन होता है, परिपक्वता आती है, तो उस टाइम पर फिजिकल मिक्सचर या भौतिक मिश्रण जो है उसकी संभावना रहती है। ठीक है, तो अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? बिफोर मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता से पहले ही जो नरजनक पंक्तियां होती हैं या मेल पेरेंट रोज होती हैं, जो कि कौन सी हैं? बी लाइन होती है। ठीक है, तो बी लाइन के पौधों को हमें क्या करना है? पहले ही उनकी हार्वेस्टिंग कर लेनी है, पहले ही उनको काट कर हटा दिया जाता है। ठीक है, और फिर बाद में जब मैचुरेशन कंप्लीट हो जाता है, परिपक्वता आ जाती है, तब हमें बीजों को एकत्रित करना है, सीड्स को कलेक्ट करना है। और वो किससे करेंगे हम लोग? सिर्फ ए लाइन की जो पंक्तियां होती हैं या रोज होती हैं उन्हीं के पौधों से हम लोग बीजों को एकत्रित करेंगे या सीड्स को कलेक्ट करेंगे। और यही सीड जो है वो किसको प्रदर्शित करते हैं? ए लाइन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ए लाइन का जो मेंटेनेंस है या अनुरक्षण है वो देखा। उसके बाद बी लाइन का अनुरक्षण हम लोग किस प्रकार से करेंगे? तो बी लाइन का मेंटेनेंस एक नॉर्मल वैरायटी के समान ही किया जाता है, एक सामान्य किस्म के समान। हम लोग एक आइसोलेटेड फील्ड के अंदर, एक पृथककृत खेत के अंदर, पृथककृत खेत का क्या मतलब है? हमें एक निश्चित पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है अन्य खेतों से या अदर फील्ड से। ठीक है, तो उसमें उगाकर और इसका मेंटेनेंस या अनुरक्षण करेंगे। आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी हमें कितनी रखनी है? तो या तो 300 मीटर, 300 मीटर रख सकते हैं, या फिर 400 मीटर, 400 मीटर रख सकते हैं। ठीक है, यानी ज्वार की अगर कोई अदर वैरायटी है तो 300 मीटर रख लो, और अगर कोई जॉनसन ग्रास या सूडान ग्रास या कोई अदर फोडर स्पीसीज है तो हमें 400 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो रखनी है। ठीक है, उसके बाद जब मैचुरेशन हो जाता है, परिपक्वता हो जाती है, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं फील्ड के अंदर या खेत के अंदर, उन सभी पौधों से हम बीजों को कलेक्ट कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, और ये किसको दर्शाते हैं? अभी बी लाइन के पौधों को दर्शाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी लाइन का अनुरक्षण या मेंटेनेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद आर लाइन का अनुरक्षण। तो आर लाइन का जो मेंटेनेंस है वो भी बी लाइन के समान ही किया जाता है। तो एक नॉर्मल वैरायटी की तरह, एक सामान्य किस्म के समान हम लोग एक आइसोलेटेड फील्ड में या पृथककृत खेत के अंदर बीजों को उगाते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखनी है? अभी पृथक्करण दूरी 300 मीटर रख लो या 400 मीटर रख लो, वो डिपेंड करता है कि जो आसपास का फील्ड है उसमें किस टाइप की क्रॉप उगी हुई है ना। उसके बाद जब मैचुरेशन हो जाता है, परिपक्वता हो जाती है, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं फील्ड के अंदर, उन सभी प्लांट्स से हम लोग क्या करते हैं? सीड्स को कलेक्ट कर लेते हैं या एकत्रित कर लेते हैं। तो वो किसको दर्शाते हैं? आर लाइन या आर वंशक्रम को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार आर लाइन का भी अनुरक्षण हमने किया। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो है कमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन या वाणिज्यिक संकर बीज उत्पादन। तो इसमें हम लोग सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन करते हैं या प्रमाणीकृत बीज का उत्पादन करते हैं। लेकिन ये बीज जो है वो किस प्रकार का होता है? संकर यानी हाइब्रिड टाइप का होता है। तो इसके लिए हम लोग ए लाइन के जो पौधे होते हैं उनका क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, किसके साथ? आर लाइन के प्लांट्स के साथ या पौधों के साथ। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो भी ए लाइन जो है उसके पौधे कैसे होते हैं? मेल स्टेराइल होते हैं या नर बंदे होते हैं। तो इसको हम लोग मादा जनक के रूप में यूज करेंगे। इनका क्रॉस करवाएंगे आर लाइन के साथ। आर लाइन के पौधे कैसे होते हैं? मेल फर्टाइल यानी नर उर्वर होते हैं। तो इसका मतलब इन्हें हम नर जनक के रूप में उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस करवाया। इनके क्रॉस से हमें जो बीज प्राप्त होंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिड सीड्स या संकर बीज। और जब हम इन संकर बीजों को उगाते हैं
अगले वर्ष या नेक्स्ट सीजन में इनका जर्मिनेशन करवाते हैं, अंकुरण करवाते हैं, तो हमें F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। और जितने भी प्लांट्स या पौधे होंगे F1 पीढ़ी के, वो मेल फर्टाइल यानी नर उर्वर होते हैं। ठीक है, तो आर लाइन ने नर उर्वरता को या मेल फर्टिलिटी को फिर से रिस्टोर कर दिया या पुनः स्थापित कर दिया, इसीलिए इसको आर लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब अपने आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी की बात कर लेते हैं। तो अगर जो आसपास वाले खेत हैं या फील्ड हैं, उनके अंदर ज्वार की कोई अन्य किस्म या अदर वैरायटी लगी हुई है, तो हम उस प्लॉट से 200 मीटर का आइसोलेशन या पृथक्करण दूरी बनाकर रखेंगे। लेकिन अगर नेबर फील्ड के अंदर या पड़ोसी खेत के अंदर जॉनसन ग्रास, सूडान ग्रास या कोई अदर फोडर स्पीसीज या चारा जाति उपस्थित है, तो उससे हम लोग 400 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, अब आता है रोपण अनुपात या प्लांटिंग रेशियो। तो जो नरजनक पौधे हैं, मेल पेरेंट प्लांट्स हैं, और जो मादाजनक पौधे हैं यानी फीमेल पेरेंट प्लांट्स हैं, इनकी पंक्तियों का जो अनुपात है या इनकी रोज का जो रेशियो है, वो क्या कहलाता है? प्लांटिंग रेशियो या रोपण अनुपात कहलाता है। तो हमें नरजनक पौधों की 2 पंक्तियां उगानी है ना। तो यहाँ पे नरजनक या मेल पेरेंट कौन है? आर लाइन के प्लांट्स हैं, तो आर लाइन प्लांट्स की 2 पंक्तियां, और फिर हमें 4 पंक्तियां किसकी उगानी है? ए लाइन प्लांट्स की। ठीक है, तो ए लाइन पौधों की हमें 4 लाइन पंक्तियां, तो इसका मतलब रोपण अनुपात क्या हो गया? 2:4 या 2:4 हो गया। इसके अलावा हमें जो प्लॉट होता है उसके चारों ओर सीमांत पंक्तियां उगानी है, बॉर्डर रोज। ठीक है, और ये हमेशा नरजनक पौधों की होती हैं। तो मेल पेरेंट प्लांट्स कौन से हैं? आर लाइन है, तो आर लाइन पौधों की हमें 2 सीमांत पंक्तियां या बॉर्डर रोज प्लॉट के चारों ओर लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो भी प्लांटिंग रेशियो हम लोग शो कर रहे हैं। तो पहले 2 पंक्तियां आर लाइन प्लांट्स की, फिर 4 पंक्तियां ए लाइन प्लांट्स की, फिर से 2 पंक्तियां आर लाइन प्लांट्स की, फिर से 4 पंक्तियां आगे ए लाइन प्लांट्स की होंगी। तो इस तरह से एकांतरित रूप से हम लोग आर लाइन और ए लाइन प्लांट्स जो हैं उनकी पंक्तियां उगाते हैं फील्ड के अंदर या खेत के अंदर। ठीक है, तो पी आर का मतलब यहाँ पे प्लांटिंग रेशियो से है ए अनुपात आर या ए रेशियो आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 4:2 या 4:2 हो गया। ठीक है, बॉर्डर रोज सीमांत पंक्तियां हमें नरजनक पौधों की कितनी उगानी है? 2। ठीक है, चलिए अब एक टर्म आती है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग या पुष्पन तुल्यकालन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो फ्लावरिंग है या पुष्पन है, वो दोनों के दोनों जनकों में, नरजनक और मादा जनक में एक ही समय पर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ए लाइन के पौधे और आर लाइन के पौधे एक दूसरे के समजीनी या आइसोजेनिक नहीं होते हैं। दोनों का जीन प्रारूप अलग अलग होता है, जीनोटाइप अलग अलग होता है, जिस वजह से इनमें पुष्पन की जो डेट होती है उसमें अंतर आ जाता है या परिवर्तन आ जाता है। तो इसका मतलब ए लाइन के पौधों और आर लाइन के पौधों में जो पुष्पन या फ्लावरिंग है वो तुल्यकालिक नहीं होता है, सिंक्रोनस नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब नर व मादा जनक पौधों में पुष्पन अलग अलग समय पर होता है, तो इसके बीच में 1 हफ्ते का, 1 सप्ताह का या 10 दिन का अंतर भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो यदि पुष्पन के समय में जो फ्लावरिंग का टाइम है, अगर उसमें डिफरेंस या अंतर 1 सप्ताह से कम का है, यानी 7 दिन या 7 दिन से भी कम का अंतर है, तो हमें क्या करना है? 1% यूरिया सॉल्यूशन जो होती है, यानी 1% जो यूरिया विलेन है उसका हम लोग स्प्रे करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? ऐसा पेरेंट या ऐसा जनक जिसमें पुष्पन या फ्लावरिंग देरी से हो रही है, यानी जो लेट फ्लावरिंग कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, 2 से 3 दिन के अंतराल पर करेंगे, यानी 2 से 3 दिन छोड़ के करेंगे हम लोग। तो इसमें डिफरेंस हमें डालना है, कितनी बार हमें स्प्रे करनी है? 2 से 3 बार ही स्प्रे करनी है। इससे होगा क्या? उसमें पुष्पन या फ्लावरिंग जल्दी हो जाएगी, और जल्दी होने की वजह से क्या होगा? जो पुष्पन है वो लगभग उसका क्या हो जाएगा? सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा या उसका तुल्यकालन हो जाएगा। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा, अगर पुष्पन के अंदर या फ्लावरिंग के अंदर जो डिफरेंस है दोनों जनकों में वो 1 सप्ताह से ज़्यादा का है, यानी 10 दिन का या 15 दिन का अंतर है, तो फिर हम लोग
जो बिजाई दिनांक होती है या जो सोइंग डेट्स होती हैं उनको एडजस्ट करते हैं या समायोजित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए नरजनक पौधा जो है उसमें अगर फ्लावरिंग पहले हो रही है तो उसको उतने दिन, जितने दिन पहले हो रही होगी उतने दिन लेट उसकी बुआई की जाती है। ठीक है, अगर मादाजनक पौधा जो है उसमें फ्लावरिंग पहले हो रही होगी तो उसको उतने दिन लेट उसकी सोइंग या बुआई की जाती है। तो नरजनक पौधे और मादाजनक पौधे, इन दोनों की जो बुआई का समय है या उनकी सोइंग की जो डेट है उसको अलग अलग कर दिया जाता है ना, अकॉर्डिंग टू फ्लावरिंग डेट्स या पुष्पन के दिन के समय के अनुसार। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है फ्लावरिंग के सिंक्रोनाइजेशन का या पुष्पन के तुल्यकालन का। चलिए, उसके बाद फिर हाइब्रिड सीड कलेक्शन या संकर बीज को हमें एकत्रित करना है। तो जब मैचुरेशन हो जाता है या परिपक्वता हो जाती है तब उस टाइम फिजिकल मिक्सचर या भौतिक मिश्रण की समस्या रहती है। हो सकता है हाइब्रिड सीड के अंदर, संकर बीजों के अंदर कोई अनहाइब्रिडाइज्ड सीड जो है यानी नॉर्मल बीज जो है, सामान्य बीज जो है वो मिश्रित हो जाए। तो इस मिश्रण को हमें नहीं होने देना है। तो हम लोग क्या करते हैं इससे बचने के लिए, बिफोर मैचुरेशन, परिपक्वता से पहले ही जो नरजनक पंक्तियां होती हैं यानी कि जो आर लाइन की पंक्तियां होती हैं, इनके प्लांट्स को हम लोग पहले ही हार्वेस्ट कर लेते हैं, पहले ही काट कर इनको हटा दिया जाता है ताकि इनके जो बीज होते हैं वो मिश्रित ना हो हाइब्रिड सीड्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद जब कंप्लीट मैचुरेशन आ जाता है, परिपक्वता आ जाती है, तो उसके पश्चात हमें सीड्स को कलेक्ट करना है, बीजों को एकत्रित करना है, और वो भी किससे, केवल ए लाइन प्लांट से, है ना। ए लाइन पौधों से हम लोग बीजों को एकत्रित कर लेते हैं और यही बीज क्या होते हैं, संकर बीज या हाइब्रिड सीड्स होते हैं। तो इस प्रकार सोरगम या ज्वार के अंदर हम संकर बीज का उत्पादन करते हैं। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।